आइए गवर्नर जनरल का जो बचा हुआ पार्ट है उसके आगे बढ़ते हैं। कार्नवालिस तक हुआ था, कार्नवालिस के आगे इसमें चर्चा करेंगे। सर जॉन शोर, कार्नवालिस के बाद जो अगला गवर्नर जनरल होता है वो होता है सर जॉन शोर। इसके शासन का जो टाइम होता है वो 1793 से लेके 1798, ये इसके शासन का टाइम होता है सर जॉन शोर। चूँकि कार्नवालिस के शासन का टाइम क्या था, तो 1786 से 1793, तो 93 के बाद का जो काल आता है वो सर जॉन शोर के काल के नाम से जाना जाता है। सर जॉन शोर को अहस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता कहा जाता है, या ये क्या है कि किसने अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया था, तो सर जॉन शोर। अहस्तक्षेप, इसने अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया। ठीक है, इसके समय की यही सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और उसके बाद सर जॉन शोर के बाद 1798 से 1805 तक होता है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805, ये इसका पूरा टाइम होता है लॉर्ड वेलेजली का, 1798 से लेके 1805। जहाँ तक लॉर्ड वेलेजली के समय की महत्वपूर्ण घटना की बात है, तो वेलेजली के बारे में ये कहा जाता है, इसने सहायक संधि का इसे जन्मदाता कहा जाता है। सहायक संधि, सहायक संधि का इसने विशेष रूप से प्रयोग किया है। सहायक संधि के बारे में ये कहा जाता है कि इस संधि को लॉर्ड वेलेजली ने प्रयोग किया। और वेलेजली ने इस संधि का प्रयोग क्यों किया, तो फ्रांसीसियों के होने वाले संभावित आक्रमण से बचने के लिए इसने इस नीति का पालन किया। चूँकि फ्रांसीसी, उस समय फ्रांसीसियों का जो प्रमुख होता है वो नेपोलियन होता है, तो नेपोलियन के आक्रमण का डर अंग्रेज़ों को था, और इसी से जो है अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए इसने सहायक संधि का प्रयोग किया। तो सहायक संधि, अगर देखिए यहाँ एक प्रश्न थोड़ा सा डीप में जाता है तो बना सकते हैं, वो ये होगा कि सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। अगर सहायक संधि के जन्मदाता की बात आएगी तो सहायक संधि का जन्मदाता हो जाएगा लॉर्ड डुप्लो। फ्रांसीसी गवर्नर होता है डुप्ले। कौन होता है, तो डुप्ले। डुप्ले को जो है सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। लेकिन वेलेजली ने सहायक संधि का विशेष रूप से प्रयोग किया है, इसलिए ये सहायक संधि किसके नाम के साथ जुड़ जाता है, वेलेजली के नाम के साथ। ठीक है, तो जब भी इस अंतर को जानते रहिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। आप जब भी आपसे पूछा जाएगा और ऑप्शन में अब आपको ये भी देखना है कि मान लीजिए अगर ये प्रश्न आता है कि सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो उस ऑप्शन में अगर डुप्ले नहीं है तो उसका आंसर हो जाएगा वेलेजली। लेकिन अगर उस ऑप्शन में डुप्ले है तो उसका सही आंसर हो जाएगा डुप्ले। जानते रहिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन वेलेजली के नाम के साथ सहायक संधि को इसलिए जोड़ दिया जाता है क्योंकि इसने ज़्यादा से ज़्यादा सहायक संधि का प्रयोग किया है और इसी के माध्यम से भारत में एक स्थायित्व देने का इसने प्रयास किया। वेलेजली की सहायक संधि का जो पहला शिकार राज्य होता है वो होता है हैदराबाद। हैदराबाद 1798 में हैदराबाद के साथ इसने सहायक संधि करी। फिर हैदराबाद के बाद इसने जो है मैसूर 1799 में, फिर तंजौर 1799 में ये भी है तंजौर। फिर तंजौर के बाद पेशवा, पहले अवध 1801 में, फिर पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, सिंधिया, भरतपुर, मछेंदी, बूंदी आदि, इन सभी के साथ इसने सहायक संधि की।
तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा तो पहला आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा कि सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली ने सबसे पहले किसके साथ किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद के साथ 1798 में किया। फिर उसके बाद अवध के साथ इसने सहायक संधि कब करी, तो 1801 में। पेशवा के साथ ये डेटिंग ये सब आपको आना चाहिए, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा चूँकि ये आता है। एक क्रम भी है इनका, पेशवा के भोसले में सिंधिया ने होल कर दिया। ये एक आपको ट्रिक बता देते हैं, कभी भी अगर ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये ट्रिक जानते रहिएगा। पेशवा के भोसले में सिंधिया ने होल कर दिया। जब यहाँ इसको कभी कभी आता है क्रम मिलाने के लिए देता है, किसके साथ कैसे सहायक संधि की गई है या किसका विलय सबसे पहले किया गया है, यहाँ से एक युद्धों को भी पूछा जाता है। तो ये जानते रहिएगा, जब भी पूछा जाए एक हम ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। ये ट्रिक पेशवा के भोसले में, यानी पहले पेशवा, फिर भोसले, फिर सिंधिया, फिर होलकर, ठीक है, ये इनका क्रम है। ये जानते रहिएगा, जब भी कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। ये ट्रिक याद रहेगा तो आप आसानी के साथ कर सकते हो। सहायक संधि किसके साथ की गई, तो सहायक संधि ऐसे राजाओं के साथ की गई जिनके साथ, ऐसे राजाओं के साथ की गई जिनके वैदेशिक संबंध समझ रहे हैं ना, विदेशों के साथ संबंध, उनके वैदेशिक संबंध अब जो है वो अंग्रेज़ों के हिसाब से चलेगा। अंग्रेज लॉर्ड वेलेजली यानी जो गवर्नर जनरल होगा वो उनके वैदेशिक संबंध को देखने का दायित्व किसका हो गया, वेलेजली को होगा। तो वैदेशिक संबंध पर जो है नियंत्रण इनका हो जाता है, लेकिन इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप अंग्रेज नहीं करेंगे, ठीक है, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन इनकी वैदेशिक नीति जो होगी अब इनके अनुसार चलेगी, ठीक है, अंग्रेजों के अनुसार चलेगी। तो ये इनके सहायक संधि इस तरीके से की गई, जानते रहिएगा जब भी कभी पूछा जाए। और वेलेजली ने ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कब की गई, तो 1800 में कलकत्ता में की गई। कलकत्ता में है फोर्ट विलियम कॉलेज। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज किसके लिए बनाया गया था, तो जो आईसीएस में भर्ती हुए युवक होते थे, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस में जो भर्ती होते थे, आईसीएस की परीक्षा में जो उत्तीर्ण करते थे, उनके प्रशिक्षण के लिए ये कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, लॉर्ड वेलेजली ने की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और क्यों फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया, तो किसके लिए बनाया गया, तो आप बता सकते हो कि आईसीएस में जो भर्ती होते थे युवक, उनको प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। वेलेजली के बाद 1805 से 7 सर जॉर्ज बार्लो 1805 से लेके 1807 ये इसका टाइम होता है, 5 से 7। इसके समय की किसी विशेष घटना का हमको उल्लेख नहीं मिलता। और इसके बाद जो अगला गवर्नर जनरल होता है वो होता है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेके 1813 तक ये होता है। 7 से 13 ये इसका पूरा टाइम होता है लॉर्ड मिंटो प्रथम का। टाइम आपको याद होना चाहिए। टाइम याद होने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जब हमको टाइम टेकिंग के बारे में जानकारी रहती है तो उस समय की घटना, जो भी घटनाएं रहती हैं, आसानी के साथ हम उस घटना को पकड़ लेते हैं। टाइम से ये फ़ायदा होता है। तो लॉर्ड मिंटो के समय की जो प्रमुख घटना थी वो कौन सी थी, अमृतसर की संधि। लॉर्ड मिंटो के समय में अमृतसर की संधि हुई थी। कब हुई थी, 1809 में। 1809 में अमृतसर की संधि हुई है। किसके साथ हुई है, तो लॉर्ड मिंटो जो कि गवर्नर जनरल होता है, इसी के समय में होती है। अंग्रेजों की तरफ से इस अमृतसर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ये यही पूछा जाएगा कि अंग्रेजों की तरफ से अमृतसर की संधि पे किसने हस्ताक्षर किया, तो चार्ल्स मेटकाफ ने किया है। किसने किया, तो जानते रहिएगा, चार्ल्स मेटकाफ, इसी ने अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर किया है अमृतसर की संधि पे। 1809 में ही हुई है राजा रणजीत सिंह के साथ।
चार्ल्स मेटकाफ ने अमृतसर की संधि की थी। ठीक है, ये जानते रहिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद 1813 से लेके 1823 से लेके 1823 ये जो टाइम होता है वो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का होता है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये इसका टाइम होता है 1813 से लेके 23। और लॉर्ड हार्डिंग को ये कहा जाता है कि यही वास्तविक रूप से इसने जो है अंग्रेजी सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया। ये कहें कि अंग्रेजी सत्ता को वास्तविक रूप जो दिया अगर किसी ने, तो वो लॉर्ड हेस्टिंग होता है, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। कौन सा? तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब होता है? ये 1814 से लेके 1816 तक, 1814 से 1816 तक आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। और आंग्ल नेपाल युद्ध किसकी संधि से समाप्त होता है? संगौली की संधि से। 1816 में एक संधि होती है। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, और नेपाल के साथ जो अंग्रेजों और नेपाल के बीच में जो युद्ध हुआ था उसी को हम आंग्ल नेपाल युद्ध के नाम से जानते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि आंग्ल नेपाल का मतलब क्या है। तो आंग्ल का मतलब हो गया अंग्रेज और नेपाल, अंग्रेजों और नेपाल के बीच में जो युद्ध हुआ उसी को हम आंग्ल नेपाल युद्ध कहते हैं। तो 1814 से लेकर 16 में एक संधि होती है, वो होती है संगौली की संधि। आपसे पूछा जाएगा कि आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो संगौली की संधि से ये आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, और इसने पिंडारियों का दमन किया था। आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में ही पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारी कौन थे? तो पिंडारी पिंडारियों को मल्हार राव होलकर ने सुनहला झंडा प्रदान किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन और बड़ा अच्छा बनता है कि किसने पिंडारियों को सुनहला झंडा प्रदान किया था। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, इसके बारे में पूछा जाता। मल्हार राव होलकर, किसने सुनहला झंडा प्रदान किया? तो मल्हार राव होलकर, इन्होंने ही जो है इनको सुनहला झंडा प्रदान किया। और पिंडारी जो होते थे ये मराठों के एक सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, और मेलकम ने तो इन्हें मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ता की संज्ञा दी है। तो ये कहा जाए किसने मराठा शिकारियों के साथ पिंडारियों को शिकारी कुत्ता की संज्ञा दी है? तो ये मेलकम महोदय ने दिया है। किसने दिया है? तो मेलकम। इस नाम को याद रखिएगा, ये मेलकम। यहाँ से जरूर 100% क्वेश्चन बनता है, इन क्वेश्चनों को जानते रहिएगा। और पिंडारियों को जो प्रमुख नेता थे, तो वो प्रमुख नेताओं में चीतू, वासिल मोहम्मद, करीम खां, आमिर खां, कौन कौन होते हैं? तो चारों के नाम लिख दे रहे हैं, आप जानते रहिएगा। यहाँ से पूछा जाएगा पिंडारियों के प्रमुख नेता चीतू, वासिल मोहम्मद, करीम खां और अमीन खां। ये चार प्रमुख नेता पिंडारियों के थे। चीतू को जंगल में चिता ने खा लिया, और वासिल मोहम्मद को ये भागकर सिंधिया के पास चला जाता है। सिंधिया ने इसे पकड़कर अंग्रेजों को दे दिया, फिर अंग्रेजों ने इसे दंडित किया। करीम खां के बारे में ये कहा जाता है कि करीम खां ने जो है मेलकम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और उसके बाद अमीन खां को गौस की जागीर दी जाती है। तो इस तरीके से मराठा पिंडारियों का जो है लॉर्ड हार्डिंग ने पिंडारियों का दमन कर दिया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसने पिंडारियों का दमन किया। और उसके बाद मराठा संघ का अंत किया इसने, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने ही मराठा संघ का अंत किया। इसके समय में अंतिम पेशवा जो होता है उसको जो है 1.5 लाख की पेंशन देके जो है कानपुर के बिठौर में रहने के लिए मजबूर किया गया। ये 1817-18 में ये लगभग मराठा संघ का अंत किया गया। 1817-18 ये टाइम है इसका मराठा संघ का अंत करने का। तो 1817-18 में मराठा संघ का अंत कर दिया गया। मराठाओं को क्षेत्र को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो इस तरीके से लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तो ये सारी घटनाएं पूछी जा सकती हैं। अब आइए
आगे देखते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एडम्स ये स्थानापन्न गवर्नर होता है और उसके बाद आता है 1823 में ही ये स्थानापन्न यानी कुछ महीनों के लिए बनाया गया होगा। लॉर्ड एडम्स के बाद जो अगला गवर्नर जनरल होता है वो होता है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट ये इसका जो टाइम होता है, एमहर्स्ट इसका जो टाइम होता है वो होता है 1823 से लेके 1828। ये इसका टाइम होता है 23 से लेके 1828। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय की जो प्रमुख घटना होती है वो कौन सी थी? तो इसके समय की जो प्रमुख घटना है वो है ये मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय से इसने समानता का व्यवहार किया। तो मुग़ल बादशाह होते हैं अकबर द्वितीय से इसने जो है समानता के पद से समानता का व्यवहार किया, समानता से मिला। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे बन सकता है कि कौन सा गवर्नर होता है जो मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय से समानता के पद पर मिलता है? तो ये होता है लॉर्ड एमहर्स्ट। और इसी के समय में आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। आंग्ल वर्मा युद्ध, ठीक है। आंग्ल वर्मा युद्ध सेम वही कंडीशन इसके साथ भी है जैसे हमने अभी आपको इसके पहले बताया था आंग्ल नेपाल युद्ध। तो आंग का मतलब हो गया अंग्रेज और बर्मा, अंग्रेजों और बर्मा के बीच में जो युद्ध हुआ उसी को कहते हैं आंग्ल बर्मा युद्ध। तो ये होता है 1824 से लेके 26, 1824 से 26 ये आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। 26 में ही किस संधि से ये समाप्त हुआ? तो यांडबू की संधि से ये समाप्त होता है। इस बात को जानते रहिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ तो 1824 से 26 और किस संधि से ये समाप्त हुआ तो यांडबू की संधि से ये समाप्त होता है, ठीक है। आंग्ल बर्मा युद्ध, लॉर्ड एमहर्स्ट इसके समय की ये दोनों प्रमुख घटनाएं हैं, याद रखिएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1828 से 1835, 1828 से 1835 ये किसका टाइम होता है? तो ये टाइम होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो टाइम होता है वो होता है 1828 से 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में कई सारी महत्वपूर्ण घटना है। इसी समय सती प्रथा का अंत किया गया। सती प्रथा, ठगी प्रथा। तो सती प्रथा का अंत कब किया गया? 1829 में। 1829 में नियम 17 के तहत। किसके तहत? तो नियम 17, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा डीप में जाएगा तो ये प्रश्न बना सकता है कि सती प्रथा का अंत किस नियम के तहत किया गया? तो नियम 17 के तहत। ये संभावित क्वेश्चन है, इसको जानते रहिएगा। थोड़ा सा जब डीप में जाएगा तो बनाएगा कि नियम 17 के तहत सती प्रथा का अंत किया। और सती प्रथा का अंत कब किया गया? तो 1829 में सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो 3 तरीके के इसमें प्रश्न बनेंगे, इन तीनों को जानते रहिएगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो। ठगी प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत किसने किया? तो इसका भी अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कहा। बनारस के ठग बहुत विशेष रूप से प्रसिद्ध थे उस समय। तो ठगी प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही ठगी प्रथा का अंत किया। और इसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी। आपसे पूछा जाएगा कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1835 में। 1835 में इसकी स्थापना की गई। और किसने की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में की, ठीक है। ये जानते रहिएगा। और सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया। किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत, ये कौन करता है? तो ये भी अंत करता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसके समय की जो प्रमुख घटनाएं होती हैं, और इसने देसी रियासतों के प्रति एक नीति चलाई। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको कि किसने देसी रियासतों के प्रति नीति चलाई? तो
वो भी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसके समय की प्रमुख घटनाएं हो गई सती प्रथा कह दे, ठगी प्रथा कहे, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में एक और अच्छा प्रश्न ये बन सकता है कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो कट्टर हीग और उदारवादी के नाम से जाना जाता है। तो ये कट्टर हीग और उदारवादी के नाम से जाना जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। तो कट्टर हीग और उदारवादी, इस बात को जानते रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कट्टर हीग उदारवादी। इसके बारे में और एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन सकता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग से। वो कैसा क्वेश्चन बनेगा? वो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन ऐसा गवर्नर जनरल होता है जो गवर्नर जनरल बनने से पहले मद्रास की गवर्नरी उसने स्वीकार की थी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा। ये गवर्नर जनरल पहले बनने से पहले ये मद्रास का गवर्नर था 1803 में। इसको मद्रास का गवर्नर की जिम्मेदारी दी गई थी और यहीं पर 1806 में एक धार्मिक विद्रोह होता है वेल्लोर में, कानून में बलिया पहनने और माथों में तिलक लगाने को लेकर होता है। तो ये इस बात को जानते रहिएगा, अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही हुआ था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 1835 से लेके 1836 केवल एक वर्ष के लिए कौन गवर्नर जनरल बनता है? तो 1835। इसी समय एक और घटना होती है, शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम बनाया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके समय शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। ये पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं ये 1835 से 36 ये किसका टाइम होता है? चार्ल्स मेटकाफ का। चार्ल्स मेटकाफ का जो समय होता है वो 1835 से लेकर 1836, मात्र एक वर्ष के लिए इसे गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसके समय की जो प्रमुख घटना होती है वो कौन सी होती है? तो इसके समय की जो प्रमुख घटना होती है वो समाचार पत्रों का इसे मुक्तिदाता कहा जाता है। समाचार पत्रों पर बैन लगा दिया जाता है। वेलेजली ने ही समाचार पत्रों पर बैन लगाया था। तो ये कहें कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ प्रश्न है, तो इसको जानते रहिएगा। फिर 1836 से लेके 1842 ये जो टाइम होता है, 1836 से 1842 का जो टाइम है, ये किसका टाइम है? तो 1836 से लेके 1842 का जो टाइम होता है वो होता है लॉर्ड ऑकलैंड का होता है। किसका होता है? तो लॉर्ड ऑकलैंड का ये टाइम होता है। ये इसको गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड ऑकलैंड। और लॉर्ड ऑकलैंड के समय की जो प्रमुख घटना होती है वो कौन सी थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय की प्रमुख जो घटना होती है आंग्ल अफगान युद्ध होता है। आंग्ल अफगान युद्ध से तात्पर्य मैंने जैसे पहले बताया था, आंग्ल वर्मा युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, अंग्रेज और अफगानिस्तान के विरुद्ध जो युद्ध होता है उसी को कहते हैं आंग्ल अफगान युद्ध। ये कब होता है? 1838 में। 1838 में आंग्ल अफगान युद्ध होता है। और इस युद्ध को जो है, इस युद्ध में अंग्रेज़ों की करारी हार होती है, अंग्रेज़ यहाँ पे पराजित हो जाते हैं। तो इस युद्ध के बारे में इन्नस एक इतिहासकार है, इन्नस नाम जानते रहिएगा। इन्नस महोदय ने इस युद्ध को सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्धों में गणना की है इसकी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में किसने कहा कि ये सबसे मूर्खतापूर्ण युद्ध था? तो इन्नस महोदय ने ही इसके बारे में कहा कि ये सबसे मूर्खतापूर्ण युद्ध था, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा, आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय की प्रमुख घटना है। और दूसरा, इसी समय जो है जीटी रोड, जो नाम ग्रांट टैंक रोड, जीटी रोड का नाम दिया गया। शेरशाह सूरी मार्ग जो था इससे पहले, उसको ग्रांट टैंक रोड का नाम दिया गया। किसने दिया? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने ही दिया था। ये इस बात को जानते रहिएगा। इसके समय की ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं 36 से 42। अब इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के बाद जो अगला गवर्नर जनरल बनाया जाता है वो किसे बनाया जाता है? वो लॉर्ड एलनबरो को बनाया जाता है। 42 से 44 इसका टाइम होता है। लॉर्ड लॉर्ड एलनबरो को गवर्नर जनरल बनाया गया। इसका टाइम क्या होता है? तो लॉर्ड एलनबरो का जो टाइम होता है वो 1842 से लेके 1844, 42 से लेके 1844 ये लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल होते हैं।
इसके समय की जहाँ तक मुख्य घटना की बात की जाए, एलन बरो के समय की प्रमुख घटना वो कौन सी थी? तो इसके समय की जो प्रमुख घटना होती है वो सिंध का विलय होता है। सिंध का विलय 1843 में सिंध का विलय कर लिया जाता है। सिंध का विलय पूछा जाता है कि सिंध का विलय किसने किया था? तो सिंध का विलय लॉर्ड एलन बरो ने किया था। कब किया? 1843 में ही इसने सिंध का विलय किया। ठीक है। सिंध के बारे में एक कथन भी मिलता है कि ये चार्ल्स नेपियर ने कहा कि सिंध का विलय करने का हमें, यद्यपि चार्ल्स नेपियर का ये कमेंट है, पूछा जाता है किसका कमेंट है? तो चार्ल्स नेपियर का कमेंट है। चार्ल्स नेपियर ने कहा कि यद्यपि सिंध का विलय करने का हमारे पास कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा करेंगे जो एक मानवतापूर्ण, जो एक लाभदायक मानवतापूर्ण नीचता होगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कमेंट किसके लिए कहा गया है? सिंध के विलय के लिए। और किसने कहा है? तो चार्ल्स नेपियर ने कहा है। और कहा जाता है इसके बारे में, ये कहा जाता है कि जब 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय में इनका जो अफगानों के साथ युद्ध होता है, जब उसमें ये पराजित हो जाते हैं, तो पराजित होने के बाद ये कहा जाता है कि अगर किसी पुरुष को बाहर मार पड़ी हो, और बाहर जब उसको मार पड़ी होती है तो घर में आने के बाद वो अपनी पत्नी को ऊपर झल्लाता है, अपनी पत्नी को पीटता है। ठीक उसी प्रकार का ये युद्ध रहा। यहाँ अफगानों से जब ये पराजित हो जाते हैं, अंग्रेज पराजित होने के बाद ये घर में जब वापस आते हैं, यहाँ वापस आने के बाद इन लोगों ने सिंध का विलय किया। तो सिंध के विलय की तुलना किसके साथ की जाती है? एक ऐसे युग के साथ की जाती है जो बाहर मार जिसको पड़ जाए, तो बाहर मार खाने के बाद वो घर में आकर वही गुस्सा पत्नी के ऊपर उतारे। ठीक है, उस तरीके से ये तुलना की जा सकती है। जानते रहिएगा जब भी अगर कहा जाए ये तुलना किसके साथ, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप जानते रहिएगा। ठीक है, अब आगे इसके समय की एक और प्रमुख घटना, आगे बढ़ते हैं। एलन बरो के समय की दूसरी प्रमुख घटना कौन सी है? दासता का अंत। दासता, गुलामी का अंत 1843 में किया गया, नियम 5 के तहत। किसके तहत किया गया? तो नियम 5, जानते रहिएगा। नियम याद होना चाहिए, कभी कभी नियम ही पूछ लेते हैं। तो नियम 5 के तहत दासता का अंत कर दिया गया। गुलाम, अब किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जाएगा, गुलाम नहीं बनाया जाएगा। तो गुलामी या दासता का अंत किसके समय में किया गया? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में किया गया। कब किया गया? 1843 में। किस नियम के तहत किया? नियम 5 के तहत किया गया। तो इस बात को जानते रहिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद एलन बरो के बाद जो अगला टाइम होता है 1844 से 1848 तक, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का होता है। किसका होता है? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का जो टाइम होता है वो कब से लेके कब होते हैं? तो 1844 से लेके 1848। 1848, चूँकि 44 तक तो हमने देखा एलन बरो का टाइम होता है, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग का टाइम आता है 1844 से लेके 1848, लॉर्ड हार्डिंग के समय। अब आइए इसके बारे में, लॉर्ड हार्डिंग के समय की प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। चलो आइए अब आगे देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इसका टाइम हमने बताया 1844 से लेके 1848, ये इसका टाइम होता है। इसी के समय में, इसके समय की जो प्रमुख घटना जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, इसके समय की प्रमुख घटना होती है लॉर्ड हार्डिंग के समय में आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 चलता है, ये जानते रहिएगा। आंग्ल सिख युद्ध का प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये जानते रहिएगा, 1845 से 46। 1845 से 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। कब होता है? 1845 से 1846। आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 में ये आंग्ल सिख युद्ध होता है। आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेज और सिखों के खिलाफ जो युद्ध होता है उसको हम आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। 1845 से 46 और 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं, इसीलिए हमने इसका नामकरण कर दिया प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो जानते रहिए, कन्फ्यूजन ना हो। तो आंग्ल सिख युद्ध, ये आंग्ल सिख युद्ध किसके संधि से समाप्त होता है? अगर ये पूछा जाए तो आंग्ल सिख युद्ध जो है लाहौर की संधि से समाप्त होता है। किस संधि से? तो लाहौर की संधि से। ये लाहौर की संधि कब हुई? 1846 में, जानते रहिएगा। 1846 में
लाहौर की संधि हुई है और इसी संधि के तहत जो है आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है। जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि कब समाप्त हुआ था तो ये लाहौर की संधि से 1846 में समाप्त होता है आंग्ल सिख युद्ध। और इसके समय की दूसरी प्रमुख घटना क्या है? नरबली प्रथा का अंत। नरबली प्रथा का अंत किसने किया था ये पूछा जाता है। नरबली का मतलब होता है जैसे माँ काली के चरणों में जो है किसी को भी व्यक्ति की बलि दी जाती थी, उसी को कहते हैं नरबली प्रथा। माँ काली खोंड जनजातियों में ये प्रचलित प्रथा थी। किस में प्रचलित थी? यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो खोंड जनजाति में, खोंड एक जनजाति होती है, जनजाति, तो खोंड जनजाति में ये प्रथा प्रचलित थी नरबली प्रथा की। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस जनजाति में ये नरबली प्रथा प्रचलित है? तो खोंड जनजाति। खोंड जनजाति के लोग माँ काली को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार की बलि दिया करते थे। तो इस प्रकार की नरबली प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो इसके समय की दो ये प्रमुख घटनाएं हैं, इन घटनाओं को जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय की प्रमुख घटना। उसके बाद जो अगला गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड हार्डिंग के बाद, वो होता है लॉर्ड डलहौजी। कौन होता है? तो वो होता है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये अगला गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड डलहौजी, जिसके बारे में हम चर्चा इसके बाद करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। 1800, इसका टाइम टेकिंग बता दे रहे हैं आपको, इसका टाइम हो जाएगा 1848 से 56, 1856 ये इसका टाइम टेकिंग लॉर्ड डलहौजी का है। इसके समय की प्रमुख घटनाओं के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ, पूरी उम्मीद रखता हूँ कि जो भी चीज़ें आज पढ़ाई गई हैं आप उसको अच्छे से रीड करोगे। आप एक कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं जिसके बारे में हम परिचर्चा करते जा रहे हैं उनको आप नोट्स बनाते जाइएगा अपना। इसके साथ साथ हम PDF फाइल ज़रूर देंगे, लेकिन फिर भी आप अपना स्वतः खुद का भी नोट बना सकते हैं और बाकी PDF फाइल भी रहेगा। आप अच्छे से तैयारी करिए और आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।